स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली है कुलयन। कुलयन हमारे पास क्या होता है? कुलयन असल में कोई भी शॉर्ट ड्यूरेशन का इंटरेक्शन है जो किसी भी दो बॉडीज़ के दरमियान हो अगर, और वो एक दूसरे के ऊपर स्ट्रांगली फोर्स एक्ट करें, तो हम उस इफेक्ट को, उस फिनोमेना को कुलयन बोलते हैं। मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरेक्शन when two or more bodies exert strong forces on each other, resulting in exchange of energy and momentum। अगर ये एनर्जी और मोमेंटम को एक्सचेंज करेंगे तो हम इस इफेक्ट को नाम देते हैं कुलयन। हमारे पास कुलयन की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक इलास्टिक कुलयन है, दूसरा इन इलास्टिक कुलयन है। अगर हम इलास्टिक और इन इलास्टिक कुलयन को जानना चाहते हैं तो हमें ये तीन चीज़ों का पता होना चाहिए: काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और टोटल एनर्जी। आप लोगों ने इतना याद रखना है कि अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो तो वो इलास्टिक है, मोमेंटम और टोटल एनर्जी हर एक कुलयन की कंजर्व रहती है। तो आप लोगों ने अगर डेफिनेशन लिखना हो इलास्टिक कुलयन की तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी कुलयन इन विच काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। और इन इलास्टिक कुलयन फिर क्या होगी? इन इलास्टिक कुलयन में काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, जबकि मोमेंटम और टोटल एनर्जी जो है वो इस केस में भी कंजर्व रहेगी। यहाँ से मैंने क्वेश्चन दिया, ये पास्ट पेपर का ही, रिसेंट पास्ट पेपर का ही एमडी कैट का क्वेश्चन है। विच ऑफ फॉलोइंग डिफ्रेंशिएट द इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलयन? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो इलास्टिक और इन इलास्टिक कुलयन को डिफ्रेंशिएट करती है? तो उसमें आपके पास तीन ऑप्शन है बेसिकली: काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और टोटल एनर्जी, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो अब ऊपर वाली बात को अगर आप लोग देखो तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि असल में काइनेटिक एनर्जी है जो बेसिकली इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन करती है कि इलास्टिक कुलयन कौन सी है और इन इलास्टिक कौन सी है, क्योंकि टोटल एनर्जी और मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहते हैं। मैंने इसी बात को यहाँ पे फिर मेंशन कर दिया कि फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कुलयन, कुलयन किसी भी टाइप की हो, मोमेंटम और टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। तो टोटल एनर्जी और मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व रहेंगे। इसी तरह से यहाँ पे आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है जो कि इसी टॉपिक में आगे जाके यूज़ होगा, और वो कॉन्सेप्ट बेसिकली है परफेक्टली इलास्टिक कुलयन का। क्या परफेक्टली इलास्टिक कुलयन एग्जिस्ट करती है? तो उसका आंसर होगा नो। लेकिन हम चूँकि पढ़ इसको इस वजह से रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। तो इलास्टिक कुलयन में अगर काइनेटिक एनर्जी 100% कंजर्व रहे, ऐसा प्रोसेस जिसमें काइनेटिक एनर्जी 100% कंजर्व हो, हम इस ऐसे प्रोसेस को नाम देते हैं परफेक्टली इलास्टिक कुलयन, जो कि आइडियली एग्जिस्ट करता है, प्रैक्टिकली नहीं। तो अगर आप लोगों ने इसकी एग्जांपल देनी हो तो इसकी एग्जांपल होती है आइडियल गैस पार्टिकल्स। तो आइडियल गैस पार्टिकल जो होते हैं ये बेसिकली एग्जाम्पल बनते हैं। आइडियल गैस पार्टिकल्स की जो कुलयन होती है हम ऐसी कुलयन को नाम देते हैं परफेक्टली इलास्टिक कुलयन। और इसी तरह से परफेक्टली इन इलास्टिक कुलयन भी होती है। परफेक्टली इन इलास्टिक कुलयन फिर कौन सी होगी? उसी का ऑपोजिट होना चाहिए, ऐसी कुलयन जिसकी काइनेटिक एनर्जी 100% लॉस कर जाए। उसमें तक काइनेटिक एनर्जी 100% कंजर्व रहे, यहाँ पे 100% लॉस कर जाए, तो हम ऐसी कुलयन को परफेक्टली इन इलास्टिक कुलयन बोलते हैं। इसकी आप एग्जांपल कोई भी दे सकते हो। इसकी आप एग्जांपल इस तरह से लिख सकते हो कि यहाँ पे इस एक बॉक्स के अंदर यहाँ पे कोई भी रेत या मिट्टी है, समथिंग कुछ भी इस तरह से, आप इसमें यहाँ से ऊपर से कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक स्टोन है, वो आप इसमें ड्रॉप करते हो तो आप लोगों को पता है ये स्टोन वापस नहीं जाएगा, तो ये स्टोन यहीं पे रुक जाएगा। अगर ये स्टोन यहीं पे रुक जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कुलयन हुई है ये परफेक्टली इन इलास्टिक कुलयन है कि एनर्जी जो है वो 100% लॉस हुई है। अब आ जाते हैं हम लोग इन इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन पे। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसके फार्मूलाज हैं, वो हमें याद होने चाहिए। इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन आप लोग ये याद रखोगे। यहाँ पे मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं m1 और m2, और ये u1 और u2 वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। सेकंड बॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पे बनाया, ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, कुलयन होती है यहाँ पे। कुलयन के बाद आफ्टर कुलयन ये m1 v1 वेलोसिटी से मूव करते हैं और m2 v2 वेलोसिटी से मूव करते हैं। लेकिन अगर आप लोग गौर करो तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन। इसका मतलब है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन साथ में इनकी डायरेक्शन भी एक ही रहेगी। मतलब अगर आप गौर करो तो ये बिफोर कुलयन भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं यहाँ पे, और आफ्टर कुलयन भी अगर आप लोग गौर करो तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही मूव कर रहे हैं। तो मैंने यही चीज़ डेफिनेशन में लिखी हुई है कि द कुलयन इन विच टू ऑब्जेक्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर
and collide in such a way that they are moving along same line before and after collision. collision से पहले और collision के बाद वो दोनों सेम लाइन के along मूव कर रहे हैं, तो सेम लाइन का मतलब असल में उनकी collision जो है वो इलास्टिक है और वन डायमेंशन है. अब इलास्टिक कोलिजन की निशानी ये होती है कि इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इक्वल हो और आल्सो मोमेंटम भी इक्वल ही हो. यहाँ पे मैंने नेक्स्ट इसके, क्योंकि एमडी कैट के अंदर हमें सारी कैलकुलेशन से कोई गरज नहीं होता, हमें सिर्फ इसके रिलेशन से गरज है. जैसे कि इसका रिलेशन ये वाला आप लोग जानते हो, ये रिलेशन असल में होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. ठीक है, तो ये आप लोगों के पास है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2 और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो v2 माइनस v1 है. आप लोग इसी को मैथमेटिकली इस तरह से भी मेंशन कर सकते हो. अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा u1 माइनस u2. इस साइड से माइनस कॉमन लो तो ये इक्वेशन आ जाएगी माइनस इंटू v1 माइनस v2. अगर आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोबारा ऊपर वाली टर्म ही अगेन रीअरेंज हो जाएगी. यहाँ से ये एक पास पेपर में 2021 में और 23 के अंदर यहाँ से दो क्वेश्चन आए हुए हैं, 2021 में भी और 2023 में भी. न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन या इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉफिशेंट भी बोलते हैं, कॉफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी बोलते हैं. तो इसके दो नाम हैं बेसिकली, कॉफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कॉफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशंस भी बोलते हैं. तो ये कॉफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन असल में क्या है, तो असल में ये इस इक्वेशन की फॉर्मेशन है, ये वाली इक्वेशन की. क्या बोला कि ये दो वेलोसिटीज़ जो अप्रोच और सेपरेट हो रही थी उन्हीं दोनों की रेशियो है. तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन इसकी ये लिखी हुई है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन असल में क्या है, द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू अप्रोच के बॉडी, जो दोनों बॉडीज़ थी वो जब एक दूसरे से दूर जा रही हैं और जब वो एक दूसरे की तरफ आ रही थी तो दोनों की वेलोसिटीज़ की रेशियो को हम नाम देते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन. तो इसको हम ई से इंडिकेट करते हैं. तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है v2 माइनस v1 ओवर u1 माइनस u2. असल में जो ई है ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू अप्रोच है कि कितनी स्पीड से बॉडीज़ एक दूसरे से दूर जा रही हैं और कितनी स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, दोनों की रेशियो को. यहाँ से जो एमसीक्यूज था असल में वो ये वाला एमसीक्यू था. दोनों बार एक ही एमसीक्यू आया हुआ है, 21 में भी और 23 में भी. एमसीक्यू क्या है, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वैल्यू ऑफ ई. तो ई की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली 1 होती है. और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए भी फिर आप लोगों को याद रखना है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 0 होती है. आप लोग ई के लिए जनरल फॉर्म एक याद रख लो. जो ई होता है ये बेसिकली 0 से ग्रेटर होता है या इक्वल भी हो सकता है, लेकिन 1 से ये लेस हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है. ये ई की जनरल फॉर्म है. असल में 0 ई के इक्वल कब होगा, जब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगी, और 1 के इक्वल कब होगा, जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगी. तो फिर 0 और 1 के दरमियान में भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसका आंसर है यस. तो आप सिंपल अल्फाज में ऐसे याद रख लो कि जो ई का आंसर है वो 0 से लेके 1 के दरमियान में कोई भी नंबर हो सकता है. इवन 0 और 1 दोनों भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. सिचुएशन हम स्टडी कर चुके हैं. लास्ट में आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें याद रखनी, जो कि पास पेपर में 3 से 4 बार रिसेंटली ही पेपर्स में डिफरेंट में पूछा जा चुके हैं, वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन क्या था. वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन हमारे पास था v1 और v2. इनके फार्मूलाज हम लोग एफएससी में ड्यूरिंग एफएससी हम इसको स्टडी करते हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को इसको डायरेक्टली याद रखना होगा कि v1 और v2 ये दो फार्मूलाज है. v1 इज़ इक्वल टू, इसमें जो कॉमन चीज़ है वो आप लोग अगर गौर करो तो ये इतनी चीज़ कॉमन होती है, m1 प्लस m2 इंटू u1, और इधर भी m1 प्लस m2 u2, ये दोनों के अंदर कॉमन है. तो इसको याद रखने का आसान तरीका है कि आप लोग m1 प्लस m2 को ऐड करो और इस तरह से डिवीजन में लिख दो. अब जो ऊपर वाले फैक्टर्स इसको याद रखना है, ऐसे याद रखोगे m1 माइनस m2 ऊपर आएगा पहले, इधर 2m1 2m2 आ जाएगा. इन्हीं को अगर आप लोग याद रखने के लिए ऐसे कर लें कि यहाँ पे अब आप लोगों के पास 2m1 हो जाएगा और इन्हीं को आप रीअरेंज करके ऐसे इधर लिख दो. तो ये थोड़ा सा इस v1 और v2 वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन को आप इस मेथड से याद रख सकते हो. तो ये डायरेक्टली याद रखना ही बेसिकली काम है आप लोगों का, इसके अलावा इसमें और कोई ऑप्शन नहीं बचती. अब इससे यहाँ से क्वेश्चन असल में क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं इनके केसेस.
ये केसेस ऑलरेडी फेडरल बुक में भी हैं, पंजाब बुक में भी हैं, लेकिन केपी बोर्ड में नहीं है, तो इस वजह से आप लोगों को ये केपी में आ भी चुके हैं पास पेपर्स के अंदर, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जो फर्स्ट केस है वो ये कि अगर आप लोगों के पास M1 और M2 दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम हो, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो सेम हो, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो M1 और M2 का जो अगर मैस है, अगर वो मैस दोनों का सेम हो, तो लेट से ये भी आप लोगों के पास 1 kg है, ये भी आप लोगों के पास 1 kg है, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर ये कोलिजन करेंगे तो कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज़ मींस V1 और V2 क्या होगा। लाइक ये सपोज कर लो इस डायरेक्शन में जाते हैं कोलिजन के बाद, और ये इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि V1 और V2 बताओ। तो आप सिंपल क्या काम करो, आप इस पहले वाले फॉर्मूले से V1 फाइंड कर लो, आप यहाँ पे पुट कर लो M1 और M2 दोनों इक्वल हैं, दोनों को हमने M बोल दिया, तो आप जस्ट इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट करके यहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हो। जैसे देखिए मैंने क्या किया हुआ है, V1 इज इक्वल टू M1 की जगह पे भी M, M2 की जगह पे भी M, तो M1 और डिवाइडेड बाय M प्लस M, इसी तरह से प्लस 2M ओवर M प्लस M। तो असल में ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, M माइनस M, ये वाली सारी टर्म तो वैसे ज़ीरो हो जाएगी, इसका मतलब है ये टर्म ज़ीरो हो गई, तो आप लोगों के पास ये ज़ीरो आ गया, प्लस ये वाली टर्म आपके पास क्या आ जाएगी 2M ओवर 2M, तो यहाँ से 2M से 2M कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोगों के पास जो इक्वेशन बचेगी वो आ जाएगी V1 इज़ इक्वल टू U2। ऐसे ही अगर आप सेकंड वाली V2 को फाइंड करना चाहो तो आप जस्ट यहाँ पे ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो। अगर आप इसमें यहाँ पे पुट करते हो तो V2 आपके पास क्या आ जाएगा 2M ओवर M प्लस M, U1 प्लस M माइनस M, M माइनस M आप लोगों को पता है ये ऑटोमेटिकली दोबारा आंसर ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी इसमें, तो आप लोगों के पास ये 2M ओवर 2M बचेगा, 2M से 2M कट जाएगा, तो आप लोगों के पास जस्ट बचा V2 इज़ इक्वल टू U1। इसका मतलब असल में क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि वेलोसिटीज़ आर इंटरचेंज। ये MCQ इसी तरह से पास पेपर में आया हुआ है, वेलोसिटीज़ आर इंटरचेंज्ड। तो वेलोसिटीज़ आर इंटरचेंज का मतलब सिंपल ये है कि जो U1 जिस वेलोसिटी से आ रहा था कोलिजन के बाद उस वेलोसिटी से V2 मूव करेगा, और जिस वेलोसिटी से U2 आ रहा था उसी सेम वेलोसिटी से V1 मूव करना शुरू कर देगा, मतलब मैस 1। नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस हमारे पास है अगर M1 मच मोर ग्रेटर देन हो M2, लाइक M1 का मैस बहुत ज़्यादा है, M1 आप लोगों के पास लाइक इस तरह से है, और ये बहुत ज़्यादा ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू M2, तो इसका मैस M2 के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो अब आप लोग सपोज कर लो कि M2 के कंपैरिजन में इसका मैस इतना कम है कि हम M2 को अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो कंसीडर कर लेते हैं, तो ये सिचुएशन है हमारे पास। और दूसरे नंबर पे ये कि M2 जो है वो एट रेस्ट हो, इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो, U2 जो है वो ज़ीरो हो। आप लोग दोबारा उन्हीं फार्मूलाज के अंदर अगर वैल्यूज़ पुट करते हो तो आपके पास V1 आ जाएगा, U2 चूँकि ज़ीरो है तो इस वजह से सारी टर्म अगली वाली ज़ीरो हो जाएगी, तो आपके पास आएगा V1 इज़ इक्वल टू U1, ये एक फॉर्म आ गई। दूसरे नंबर पे अगर आप V2 फाइंड करना चाहो उसी फॉर्मूले में दोबारा वैल्यूज़ पुट करो तो आपके पास V2 आ जाएगा 2M ओवर M प्लस ज़ीरो, क्योंकि M2 ज़ीरो है और U2 चूँकि सारा ज़ीरो तो उस वजह से ये सारा फैक्टर ज़ीरो, तो आपके पास ये आ जाएगा V2 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ U1। इसका मतलब असल में ये है कि अगर आप लोगों के पास जो M1 है, क्योंकि उसका मैस बहुत ज़्यादा है M2 से, तो अगर M1 का मैस बहुत ज़्यादा है M2 से, इस केस में आप लोगों के पास जो M1 है ये तो कोलिजन के बाद उसी वेलोसिटी से सेम उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, लेकिन जो M2 है वो M1 की वेलोसिटी से भी डबल मूव करना शुरू कर देगा। लाइक ये वाला ऑब्जेक्ट अगर इसकी वेलोसिटी पहले सपोज कर लो 15 है और इसकी वेलोसिटी 0 है, आफ्टर कोलिजन ये 15 ही रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है वो 30 हो जाएगी, तो वेलोसिटी जो है वो स्मॉलर वाले ऑब्जेक्ट की 2 टाइम्स हो जाएगी लार्जर वाले ऑब्जेक्ट से। अब इसी तरह से केस 3 हमारे पास है। केस 3 इसी का ऑपोजिट है कि अगर हमारे पास जो M1 है वो स्मॉलर हो और M2 जो है वो बहुत ज़्यादा लार्जर हो, तो M2 आप लोगों के पास लाइक अब लार्जर ऑब्जेक्ट है, M1 जो था वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, तो अब आप लोगों के पास M1 अगर अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो हो जाए और U2 रेस्ट पे हो, मतलब ये जो लार्जर वाला ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे है, अभी भी इसकी वेलोसिटी 0 है, तो अगर अभी भी ये रेस्ट पे है तो अगर ये कोलिजन करते हैं ये वाला ऑब्जेक्ट इसको जाके हिट करता है, तो आप लोगों को पता है उस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसी में जो चेंज आना है वो आप लोगों ने देखना है, ये विद U1 वेलोसिटी मूव करता हुआ उधर जा रहा है। आप लोग अगर उसी V1 के फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करोगे तो आप लोगों के पास ये इक्वेशन आ जाएगी, M से M यहाँ से कट जाएगा, तो बाकी आपके पास क्योंकि U2 ज़ीरो है तो ये सारी टर्म ज़ीरो हो गई, सो V1 इज़ इक्वल टू माइनस U1। इसका मतलब असल में क्या है, इसका मतलब ये है कि ये इसी वेलोसिटी से वापस आएगा उससे हिट करने के बाद, लेकिन
डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होने की वजह से इसकी वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप v2 की बात कर लो तो u2 ज़ीरो होने की वजह से आपके पास v2 में m1 चूँकि ज़ीरो है, तो अगर m1 ज़ीरो है तो सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो आप लोगों के पास ये इक्वेशन v2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, v2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये है कि लाइटर वाला ऑब्जेक्ट जब इस हैवियर वाले ऑब्जेक्ट से जाके हिट करेगा तो लाइटर वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो वो अपनी उसी स्टेट को मेंटेन रखेगा। इसी तरह से जो केस 4 है, केस 4 बेसिकली फर्स्ट केस जैसा ही केस है, लेकिन बस इसमें जस्ट ये है कि आप लोगों के पास दोनों ऑब्जेक्ट के मैसेज सेम है। अब अगर दोनों ऑब्जेक्ट के मैसेज सेम है तो फिर चेंज सिर्फ एक चीज़ है इसमें, और वो ये है कि सपोज कर लो ये भी 1 kg है, ये भी 1 kg है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट इसको जाके हिट करता है और ये जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है ये एट रेस्ट है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, इसकी वेलोसिटी जो है वो u है या u1 सपोज्ड। तो ये u1 वेलोसिटी से जाके अगर इसको हिट करेगा तो आप लोगों के पास चूँकि इलास्टिक कोलिजन का केस है तो आपके पास दोनों मैसेज अगर सेम होंगे तो ये m माइनस m ये ज़ीरो हो जाएगी टर्म। u2 चूँकि ज़ीरो है तो अगला फैक्टर तो ऑटोमेटिकली उसका ज़ीरो हो गया, तो v1 जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब इसका क्या मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट जब इस ऑब्जेक्ट को 1 kg वाले ऑब्जेक्ट को हिट करेगा तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा, लेकिन फर्स्ट वाला रुक जाएगा जाके। सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी वो आप v2 से फाइंड कर लो, कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा जी। तो आप लोग अगर इसमें वैल्यूज़ वही पुट करो m1 की जगह पे m1, और ऐसे ही सारी वैल्यूज़ अगर आप लगा देते हो तो यहाँ पे भी 2m से 2m कट जाएगा। सो v2 इज़ इक्वल टू u1 बचेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, सपोज कर लो इसकी वेलोसिटी है 10, इसकी वेलोसिटी 0, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, और ये 10 वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा। तो ये आप लोगों के पास इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड सारे केसेस हैं। इन्हीं केसेस से रिलेटेड एमसीक्यूज आते होते हैं पास पेपर में। ये जो फर्स्ट केस है ये रिलेटेड 2-3 बार पास पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं कि दो बॉडीज़ हैं, वो दोनों बॉडीज़ जो हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। लाइक यहाँ पे एमसीक्यूज इसका मैं एक प्लॉट कर देता हूँ। इसका एमसीक्यू बेसिकली इस तरह से आता होता है कि अगर आप लोगों के पास ये एक m1 ऑब्जेक्ट है और इसकी जो वेलोसिटी है वो सपोज़ कर लो वो आप लोगों को दे दी जाती है, सपोज़ कर लो 40, और यहाँ पे आप लोगों के पास m2 ऑब्जेक्ट है, तो इसका मैस भी सेम है उसी जितना है, सपोज़ ये भी 1 kg है। तो आप लोगों से ये बात बोली जाती है कि अगर ये दोनों एक दूसरे से हिट करते हैं तो ये आप लोगों के पास इस डायरेक्शन में सपोज कर लें और इसकी वेलोसिटी है लेट से 10, तो ये आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज़ बताओ। तो आफ्टर कोलिजन जो है वो m1 जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा विद 10 और m2 जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा विद 40। तो वेलोसिटीज़ इनकी जस्ट इंटरचेंज हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अंदर ही पूछा जाता है। सो आप लोगों ने इसको याद रखना है। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।